ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल, थर्ड केस के ऊपर बेस्ड, सॉल्व एक्स स्क्वायर जेड अपॉन एक्स करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई प्लस माइनस 6 करली स्क्वायर जेड अपॉन करली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स। अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फॉर सिंबॉलिक फॉर्म पुट curly by curly x equals to d, curly by curly y equals to d dash. Therefore, the given equation in SF is d square plus d dash minus 6 d dash square z आप बाहर कॉमन ले लोगे, अंदर आएगा y cos x। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट d equals to m d dash equals to 1, therefore auxiliary equation is m square plus m minus 6 equals to 0। यहाँ आ जाएगा m plus 3 m minus 2 equals to 0 implies m equals to minus 3 and 2. Therefore complementary function is f1 of y plus m1x plus f2 of y plus m2x। जब भी पी लिखना है तब आपने केस याद करने हैं कि कौन सा केस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है। तो केस के अकॉर्डिंग हम पी लिखेंगे। अब हम लिखेंगे पी आई इक्वल्स टू 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर इंटू वाई कॉस एक्स। और ये है आपका केस थर्ड। ये केस थर्ड इसलिए है बिकॉज यहाँ x और y दो अलग अलग फंक्शन है। पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था साइन एक्स कोस टू वाई, उसमें भी x और y दो अलग अलग फंक्शन थे, मगर मैं उनको कंबाइन कर सकती थी जैसे मैंने वहाँ पर किया भी था। 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला फॉलो किया था, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। But in this case y और x have no relation between them। y अलग फंक्शन है, x अलग फंक्शन है, सो दिस इज केस नंबर 3। जब भी आपने केस नंबर 3 के बारे में सोचना है तो आपने यही सोचना है कि y और x में कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता। अगर तो बनता है तो जो केस फॉलो होगा वो कर लेना, और अगर आपको लगता है कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, इनमें कोई रिलेशन नहीं बनता, तो फिर आप केस नंबर 3 फॉलो करेंगे। केस नंबर 3 फॉलो करना अब हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है। अब जब भी आपने केस नंबर 3 फॉलो करना है, आपने ये याद रखना है कि आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं। हर केस में अलग अलग कंसेप्ट फॉलो होता है। केस नंबर 1 में डी और डी डैश की जगह पे कॉफिशेंट ऑफ एक्स कॉफिशेंट ऑफ वाई रिस्पेक्टिवली फिल करते थे। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन के बेस पर आपने उसकी डिफरेंशियल ऑर्डर के बेस पर आपने उसकी उतने टाइम इंटीग्रेशन करते थे। केस नंबर 2 में बाइनोमियल बनानी होती है। बाइनोमियल कैसे बनानी है वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने डी को बाहर लेकर आना है या डी डैश को बाहर लेकर आना है। अब ऐसे ही लास्ट है ये केस नंबर 3। इसमें आपने क्या करना है, पर्टिकुलर इंटेग्रल में डिनोमिनेटर में जो टर्म नज़र आ रही है आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। और याद रखना है, अगर आप इसको देखकर फैक्टर बनाएंगे तो आपसे फैक्टर कभी नहीं बनने। ठीक है। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज यहाँ पर 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं। आपने जितनी बार भी फैक्टर्स बनाए हैं आपने सिंगल टर्म के साथ फैक्टर बनाए हैं, सिंगल वेरिएबल के साथ या सिंगल कांस्टेंट के साथ। यहाँ पर 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं, एक है डी, एक है डी डैश। तो अगर आपके पास 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो
तो फैक्टर्स बनाने थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो मैं इनको देखकर फैक्टर नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि आप कैसे फैक्टर्स बना सकते हैं, बिकॉज फैक्टर्स हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। देखो m² प्लस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर्स बनाए थे m प्लस 3 m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपने यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर्स बनाए थे, आप सभी को पता है m को d को, ठीक है, आप सभी को पता है m है d और कांस्टेंट 1 कौन है, कांस्टेंट है डी डैश। तो आप इसको फॉलो करके फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। आपको पता है हर नंबर के साथ कांस्टेंट लगा होता है और वो दैट इज 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, पी आई इक्वल्स टू 1 ओवर m को d और 1 को d डैश, फिर m को d और 1 को d डैश, यहाँ पे साथ में है y इंटू कॉस एक्स। आप ऐसे डायरेक्ट फैक्टर बना सकते हैं, जो फैक्टर आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में बनाए थे उसको देख के आपने फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, 1 फैक्टर को बाहर रहने देना है और 1 फैक्टर को आपने फंक्शन के साथ ले जाना है आगे। मर्जी आपकी है, आपने कौन सा फैक्टर अंदर रखना है और कौन सा फैक्टर बाहर लेकर जाना है। आपने कुछ भी क्रैम नहीं करना, जो आपका मतलब मन करे उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं डी पहले वाले फैक्टर को बाहर रख लेती हूँ, दूसरे फैक्टर को पहले अंदर ले जाती हूँ। दूसरा फैक्टर है d माइनस 2 डी डैश इंटू वाई कॉस एक्स। यहाँ सिंगल डिफरेंशियल लिखा है, सिंगल डिफरेंशियल का मतलब है 1 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं इक्वल टू 1 ओवर डी प्लस 3 डी डैश इंटू इंटेग्रल ऑफ c माइनस 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। केस नंबर 1 में u पुट करते थे, यहाँ हमने u पुट नहीं करना है। केस नंबर 1 में x और y सेम बेस पर होते हैं, यहाँ पर x और y अलग अलग फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, y और x में से एक रिमूव कर देना है। आप चाहे x को रिमूव करें चाहे y को रिमूव करें, डिपेंड आप पर करता है, मगर हम फिर भी उसको रिमूव करते हैं जिसके साथ कोई फंक्शन ना लगाओ। हम उसको रिमूव करते हैं जिसके साथ कोई फंक्शन ना लगाओ, क्योंकि फिर आगे जाकर इंटीग्रेशन करनी इजी हो जाती है। अगर आप उस वेरिएबल को रिमूव करते हैं जिसके साथ कोई फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, तो आगे इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने उस प्रॉब्लम से अपने आप को रिलीव करना है तो आप उसको रिमूव करेंगे जिसके साथ कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ। जैसे y, यहाँ पर y के साथ कोई फंक्शन नहीं है तो y फ्री है, तो मैं y को रिमूव करूँगी पहले। अब y को कैसे रिमूव करना है इसके लिए भी एक हिंट याद रखना है आपने, साथ में मैं लिख भी देती हूँ, ठीक है, आप उसे नोट कर लेना। एक हिंट है, टू रिमूव y पुट d इक्वल टू कांस्टेंट, d को कांस्टेंट पुट करें एंड d डैश इक्वल्स टू x, d डैश को पुट करें x, ठीक है। और अगर आपने सपोज x को रिमूव करना है, टू रिमूव x, अगर आप x को रिमूव करना चाहते हैं तो पुट d इक्वल टू y, d को y पुट करें, ठीक है, d डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट, d डैश को आप कांस्टेंट पुट करें। जैसे मैं यहाँ पर y को रिमूव करना चाहती हूँ तो मैं d की जगह पे कांस्टेंट पुट करूँगी, d डैश को x। अब वैल्यू आपने भरनी कैसे है, y को रिमूव कैसे करना है, आपने डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को देखना है ध्यान से। यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में,
डी माइनस 2d डैश। तो y की वैल्यू बनेगी d की जगह पे c -2 और d डैश की जगह पे x। ठीक है, c -2x। इस तरह से हमने किया। अब ये फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो और इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है वेयर y इक्वल्स टू c -2x। ये वैल्यू आपने d -2 को देखकर फिल करनी है। d की जगह पर आपने कांस्टेंट फिल करना है, d डैश की जगह पर x। अब हम यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के लिए फॉलो हो रहा है चेन रूल, जैसे हमने फोरियर सीरीज में डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखो कैसे इसको हम क्या करेंगे। इक्वल्स टू 1/d+3d डैश, अंदर आएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटेग्रल, माइनस इसका डेरिवेटिव -2, इसका इंटेग्रल -cos x। ठीक है, तो पी आई ये बन जाएगा 1/d+3d डैश, अंदर आएगा y sin x -2 cos x, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आपकी y की वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है वियर y इक्वल टू c -2x। अब आपने फर्स्ट फैक्टर को रिमूव कर लिया है, अब आपने सेम टू सेम सेकंड फैक्टर को रिमूव करना है। अब आप दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर y है उसकी वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर को देखते हुए, जो है d+3d डैश। d को कांस्टेंट लोगे c, d डैश को पुट करोगे x, तो ये बन जाएगा c+3x। देखो कैसे। अब आपका ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ c+3x इंटू साइन x -2 cos x और dx, वियर y है आपका c+3x, y को आपने पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे चेन रूल लगा लोगे, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटेग्रल सीधा ही कर दो, कॉस का होता है साइन। देयरफॉर पी आई इक्वल टू -y cos x, ये आपका y था, प्लस माइनस माइनस प्लस 3 sin x -2 sin x, तो 3 -2 1 आ गया, ये आपका आ गया -y cos x, 3 -2 1 मतलब sin x। Therefore, complete solution is complementary function plus particular integral।